हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम 15 अगस्त के कुछ अनजाने इतिहास के बारे में जानेंगे जिसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं थी। बात है 14 अगस्त 1947 की रात को। सबको लग रहा था कि ये सिर्फ जश्न की रात होगी, लेकिन सच्चाई अलग थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त की तारीख हमारे नेताओं ने नहीं चुनी थी, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन ने तय की थी, क्योंकि इसी दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में आत्मसमर्पण किया था। सोचिए, अगर हमारी आज़ादी की तारीख भी उनके कैलेंडर के हिसाब से चुनी गई थी, हमारे नहीं। दिल्ली में तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पंजाब और बंगाल खून और विभाजन के आंसुओं में डूबे थे। ट्रेनें स्टेशन पर लाशों से भरी हुई पहुंच रही थी, यात्रियों से नहीं। ये आज़ादी की सुबह दो चेहरे लिए थी, एक उम्मीद से चमकता और दूसरा खून से लाल। करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग बेघर हो जाते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था, लेकिन किताबों में इसका जिक्र बहुत कम मिलता है। आज़ादी से ठीक पहले नेताओं और अंग्रेज अधिकारियों के बीच गुप्त मीटिंग हो रही थी। फौजी ठिकाने, अर्थव्यवस्था और रियासतों के जुड़ने को लेकर। हैरानी की बात तो ये है कि 15 अगस्त तक हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसी कई रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थीं। मतलब उस दिन तक भारत का नक्शा पूरा भी नहीं था। वो आधी रात की सच्चाई, नेहरू का मशहूर भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ज़्यादातर भारतीयों ने लाइव सुना ही नहीं। रेडियो बहुत कम जगह था और बिजली कटना आम बात। गांवों में तो 15 अगस्त की सुबह भी लोगों को पता नहीं था कि वो आज़ाद हो गए हैं। ये खबर अखबार, चिट्ठियों और मुँह ज़बानी से धीरे धीरे पहुंची। आज़ादी तो मिली, लेकिन एक ऐसा सच छुपा था जिसे तब किसी ने नहीं खुलकर बताया। हम आज़ाद हुए, लेकिन क्या सच में कंट्रोल हमारे हाथ में था, या पर्दे के पीछे कोई और ताकत हमारी पहली चाल तय कर रही थी? अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को हद से ज़्यादा दबा दिया था। भारी कर, भुखमरी और जाति भेदभाव आम हो चुका था। किसान, मजदूर, सिपाही, सबके दिल में एक ही आवाज़ गूंजने लगी थी, बस अब और नहीं। छोटे छोटे विरोध शुरू हुए। हुक्म ना मानना, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, ये थे विद्रोह की पहली चिंगारियाँ। जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली थी, बल्कि पीढ़ियों तक जलने वाला गुस्सा बो दिया था। ये गुस्सा सिर्फ राजनीति का नहीं था, ये व्यक्तिगत था। परिवार टूटे थे, घर भूखे थे और सम्मान कुचला गया था। यही क्रोध हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसान और छात्र सबको एक साथ खड़ा करने लगा। गीत, नारे, गुप्त बैठकें, ये सब इस आग में घी का काम करने लगे। अंग्रेज इसे अशांति कहते थे, लेकिन भारत के लिए ये था आत्मसम्मान का पहला स्वाद। छोटे विरोध बड़े आंदोलन में बदल गए। स्थानीय बगावत से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक ये गुस्सा अब पूरे देश का तूफान बन चुका था। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीति की नहीं थी, ये थी इज्जत का और अपना देश वापस लेने का। आज़ादी की कहानी में कुछ नाम किताबों में हैं, लेकिन हजारों ऐसे भी हैं जिनका नाम कहीं दर्ज ही नहीं है। वो गांव के नौजवान जो घर लौटे ही नहीं, वो माएँ जिन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार दरवाजे पर देखा, और वो बेटियां जिन्होंने अपनी शादी की जगह आज़ादी के लिए अपने जीवन दे दिया। ये बलिदान चुपचाप दिए गए, बिना किसी तमगे या अखबार की हेडलाइन के। कई क्रांतिकारी जेल में भूख से मरे, कई को काले पानी की सज़ा मिली, जहां सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती थी। किसान अपनी ज़मीन बेचकर आंदोलन को फंड देते थे, और मजदूर रोज की मजदूरी छोड़कर प्रदर्शन में शामिल होते थे। ये वो लोग थे जिनका चेहरा किसी पोस्टर में नहीं छपा, लेकिन उनकी वजह से आज का तिरंगा लहरा रहा है। हाँ, ये आंसू है,
लेकिन शर्म के नहीं गर्व के हैं। हर माँ जिसने अपना बेटा खोया, हर पिता जिसने अपना बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी उठाई, उनकी आंखों में दर्द के साथ एक चमक भी थी कि हमने देश के लिए दिया है। ये बलिदान किसी भी ताज सोने चांदी से ज़्यादा कीमती थे। इन अदृश्य बलिदानों की कीमत है कि हम आज़ादी को सिर्फ एक छुट्टी न माने बल्कि इसे संभालें। अगली बार जब तिरंगा हाथ में लें तो याद करें उन गुमनाम वीरों को जिनके बिना ये दिन शायद कभी ना आता। ये गर्व और कृतज्ञता का वो मिश्रण है, ये गर्व और कृतज्ञता का वो मिश्रण है जो हर भारतीय के दिल में होना चाहिए। अब दिन आया 14 अगस्त रात 8 बजे। दिल्ली के लाल किले और संसद भवन के आसपास असामान्य हलचल। ब्रिटिश अधिकारियों, भारतीय नेता और फौजी सब आने जाने में व्यस्त, लेकिन चेहरे पर गंभीरता दिखी। शहर में जश्न का माहौल और डर का सन्नाटा दोनों साथ साथ था। इंडिया गेट के पास भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग अफवाहें सुन रहे थे कि आधी रात को कुछ तो बड़ा होने वाला है। घरों में रेडियो सेट तैयार थे, लेकिन ज़्यादातर गांवों को कुछ खबर ही नहीं था। माउंटबेटन के गवर्नर हाउस में आखिरी ब्रिटिश झंडा उतारने की तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे पंडित नेहरू। वो मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और भाषण की आखिरी लाइनें तय हो रही थी। बाहर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कई चिड़िया भी पर ना मार सके, ऐसा इंतजाम किया गया लाल किले के बाहर। लेकिन पंजाब और बंगाल में मीनवाइल विभाजन का खून अभी भी बह रहा था। संसद भवन में तो रोशनी जगमगा उठी, अंदर सिर्फ चुनिंदा लोग। नेताओं के चेहरों पर गर्व और तनाव था। पता था कि ये रात इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ब्रिटिश प्रेस और कुछ भारतीय पत्रकार अंदर की हर तस्वीर कैद कर रहे थे, जो आप देख सकते हैं। अब समय आता है 11:57। मतलब अब 3 मिनट बाद हमारा भारत आज़ाद होगा और डेट होगी 15 अगस्त। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई। सबकी नज़र मंच पर थी। नेहरू बोलने के लिए खड़े हुए। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। बाहर खड़े लोगों को सिर्फ भीड़ की गूंज सुनाई दी। पूरा भाषण तो बहुत ही कम लोग होंगे जो उस समय सुन पाए होंगे। 15 अगस्त की पहली सुबह आई। ठीक 12 बजे भारत आधिकारिक रूप से आज़ाद हो गया। संसद के बाहर कुछ लोग रो रहे थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे थे। लेकिन कई हिस्सों में कोई आतिशबाजी नहीं, कोई नारे नहीं, क्योंकि वहाँ लोग अभी भी विभाजन के जख्मों में थे। यही थी वो रात जिसमें खुशी और दर्द, रोशनी और अंधेरा दोनों साथ जन्मे थे। आज़ादी के बाद भारत के सामने सिर्फ तिरंगा फहराने का काम नहीं था। सरहदें बचाना, अर्थव्यवस्था बनाना और एकजुट रहना सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये देश ठान चुका था, अब पीछे नहीं हटेंगे। समय आता है 1962 का वो जख्म, भारत चीन युद्ध। बर्फीली पहाड़ियों पर हमारे जवान बिना पर्याप्त साजो सामान के लड़े। कई सैनिकों ने हथियार से ज़्यादा अपने हौसलों से दुश्मनों को रोका है। ये एक हार भले ही थी, लेकिन इसने हमें सिखाया कि सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अब साल आता है 1965 का पराक्रम, जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब हमारे सैनिकों ने ऐसा दिया कि दुश्मन पीछे हटने को मजबूर हो गए। टैंक की गरज, गोलियों की बौछार और सैनिकों की जाबाजी, ये था देश की रक्षा का सच्चा रूप। फिर समय आता है 1971 की वो जीत, जब बांग्लादेश का जन्म होता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं था, ये इंसानियत के लिए था। 13 दिनों में ही भारतीय सेना ने निर्णायक जीत दर्ज की और एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया।
इस जीत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ बचाव नहीं करता, न्याय के लिए लड़ता भी है। फिर समय आता है 1999, कारगिल का शौर्य। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर सांस लेने में भी मुश्किल था, लेकिन हमारे वीर जवान ने तिरंगा लहराया। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे हीरो ने कहा, ये दिल मांगे मोर, और अपनी जान देकर भी देश का सिर ऊंचा किया। हम सब उनके जीवन भर आभारी रहेंगे। ये थे हमारे गर्व। इन युद्धों में हमें जख्म भी दिए और गर्व भी। हर शहीद की शहादत हमें याद दिलाती है, आज़ादी की रक्षा उतनी ही मुश्किल है जितनी इसे पाना। भारत ने हर बार साबित किया कि हम टूटते नहीं और हर बार हम मजबूत होकर उठते हैं। दुश्मनों से थी, आज की लड़ाइयाँ हमारे अंदर की कमजोरियों से है। आज की चुनौतियाँ भ्रष्टाचार, जहाँ पे रिश्वतखोरी और बेईमानी आज भी कई सपनों को मार देती है। असमानता, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई आज भी गहरी है। कई बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। पर्यावरण का संकट, जलवायु परिवर्तन, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। अगर आज़ादी को बचाना है तो हर नागरिक को ईमानदारी, समानता, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता अपनानी होगी। छोटी छोटी चीजें, भ्रष्टाचार को ना कहना, भ्रष्टाचार को ना कहना, गरीब को मौका देना और एक पेड़ लगाना भी बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए एक वादा करते हैं, 15 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं, आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। हमें वादा करना होगा, हम देश को वैसे ही मजबूत और पवित्र बनाएंगे जैसा